आज संत घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोविद में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा राजनीति विज्ञान में जो हम इसे सब्जेक्ट मिले हैं उनका प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया है। आज के हमारे राजनीति विज्ञान के उपस्थित एवं आपसे नमस्कार। तो मेरा जो भारत विदेश नीति जो हमारे सेकेंड सेम के तो भारत की विदेश नीति में मुझे भारत और चीन मिला है और विकासशील देशों की तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण के संघवाद में। तो संघवाद को समझने और जानने से पहले हमको संघवाद कहाँ से आया है इसके बारे में हमको जानना है। तो इसके रूपरेखा आप सभी को बता रहा हूँ। संघवाद में पहला है संघवाद की प्रस्तावना है, संघवाद का अर्थ है, संघवाद की परिभाषा, संघवाद की अवधारणा एवं संघवाद की विशेषता और संघवाद का उद्देश्य एवं भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन और अगला पॉइंट है भारत में संघवाद की प्रकृति और लाभ का निष्कर्ष। तो संघवाद को समझने से पहले हम क्या है संघवाद इसके बारे में उसके प्रस्तावना को देखते हैं। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करती है, जो कि इसके अधिकार संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत का संविधान ही केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग शक्तियां प्रदान करता है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य निष्पक्ष रूप से करता है। यही संघवाद है। संघवाद का प्रमुख कार्य देखने को मिलता है जो राज्य सरकार के कार्य है और जो केंद्र सरकार के कार्य है उसको सुचारू रूप से एक सुव्यवस्थित रूप से करने का भी नाम है संघवाद, जो भारत के संविधान में मिलता है। और भारत के संविधान की बदौलत आज हम जिंदगी जी रहे हैं। और जो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 8 अध्याय है। संघवाद का अर्थ देखते हैं तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक देश में दो स्तर की सरकारें हो, जो राज्य सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो संघवाद है। और इसका जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार दिए हैं वो संविधान के द्वारा होता है। संघवाद की परिभाषा, संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अपने अपने क्षेत्र के कार्य होते हैं वो स्वतंत्र रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है। यही संघवाद है। संघवाद क्या है? संघवाद की अवधारणा, संघवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्ति का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। संघवाद में जो केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होता है और अपने जो सहायता प्रदान विशेष रूप में छूट प्रदान होती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार। संघवाद की विशेषता, तो संघवाद की पहली विशेषता है वह शासन प्रणाली। शासन में दो स्तर की सरकारें होती है एवं कार्य करती है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जो अपने अपने क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से कार्य करती है एवं केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से राज्य सरकार के कार्यों में आवश्यक दखलंदाजी या फिर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संघवाद की दूसरी विशेषता यह है कि शक्तियों का संवैधानिक विभाजन। भारत के संविधान में शक्तियों का संवैधानिक विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया गया है, जो संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है। संघवाद की अगली विशेषता है लिखित एवं कठोर संविधान। संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एक देश के लिए भारतीय संविधान बना है और केंद्र सरकार के लिए कठोर संविधान एवं लिखित संविधान का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसे आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में
राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, संविधान से बड़ा इसी विशेषता को ही संविधान की सर्वोच्चता कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता के माध्यम से ही राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो संविधान के अनुसार ही अपने कार्यों को करती है एवं संविधान के में ही रहकर अपने कार्य करती है। संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। राज्यों एवं केंद्र सरकारों के बीच जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है। संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है द्विसदनीय विधायिका। अधिकांश संघीय व्यवस्थाओं में द्विसदनीय संसद होती है जिसके उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए भारत में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संघवाद की एक और विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया जाता है जिससे दोनों स्तर की सरकारें अपने कार्यों का संचालन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संघवाद की एक और विशेषता है दोहरी नागरिकता। हमारे भारत देश में एक ही नागरिकता है, भारतीय, और जिसकी संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ राज्य का अलग और केंद्र का अलग अलग दो अधिकार देखने को मिलता है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय। संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्यों के बीच शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक समन्वय स्थापित करना। क्षेत्रीय स्वायत्तता। संघवाद का एक प्रमुख विशेषता है क्षेत्रीय स्वायत्तता, जिसमें राज्य अपने क्षेत्र का विकास संविधान के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कर सकता है जो विषय के अनुसार। विवाद निवारण की व्यवस्था। संघवाद में एक प्रमुख विशेषता है विवाद निवारण की, जिसमें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उसके विवादों को निपटाने की एक प्रमुख विशेषता है। विविधता में एकता। संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। भारत देश में अनेक जाति धर्म भाषा के लोग रहते हैं और इन भाषा के लोगों को भारतीय बनाने का कार्य जो भारत का संविधान करता है और भारत के संविधान के अंतर्गत ही संघवाद की व्यवस्था की गई है। जो प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता, तभी हम आज भारतीय कहलाते हैं। संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। संघवाद भारत में लोकतंत्र स्थापना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है एवं लोकतंत्र को मजबूत बनाता है एवं जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है लोकतंत्र। संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जो एकता और विविधता वाले देश में भारत में एक प्रशासनिक कुशलता बढ़ाती है और सहयोग एवं समन्वय स्थापित करती है एवं लोकतंत्र को मजबूत करता है। अब है संघवाद का उद्देश्य। तो संघवाद का प्रथम उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा। संघवाद का प्रथम उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना एवं इसकी रक्षा करना। भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उन सब में बिना किसी मतभेद के साथ सब शांति से रह सके, इसी कारण राष्ट्रीय एकता और अखंडता की व्यवस्था संघवाद करता है, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है शक्ति का विकेंद्रीकरण। संघवाद का एक प्रमुख उद्देश्य है शक्ति का विकेंद्रीकरण, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग शक्तियां प्राप्त है और अपने अपने शक्ति के दायरे में वह कार्य करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन सिद्धांत पाता है। संघवाद का तीसरा उद्देश्य है स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। संघीय व्यवस्थाओं का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाना, चाहे राज्य सरकार के लिए हो चाहे केंद्र सरकार, वह स्थानीय आवश्यकताओं को जैसे कि बाहर का निर्माण करना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना है, तो ये संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। उद्देश्य चौथा उद्देश्य है लोकतंत्र की मजबूत, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। संघवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाता है एवं या शासन में लोगों की नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है एवं सरकार की व्यवस्था नागरिकों को स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। संघवाद का एक प्रमुख उद्देश्य है प्रशासनिक कुशलता उत्तर।
संघीय ढांचा प्रशासनिक कार्यों को विभिन्न स्तर पर विभाजित कर देता है, विशेष कार्य कुशलता बढ़ती है, साथ ही प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में उत्तरदायी होती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। संघवाद का अगला उद्देश्य है विविधता में एकता स्थापना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत देश जो कि अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, तो इन सबको विविधता में एकता स्थापना का कार्य भारत का संविधान भी करता है, जो कि संघवाद के एक प्रमुख उद्देश्य है। संवैधानिक शासन की स्थापना एक प्रमुख उद्देश्य संघवाद का है। संघवाद के प्रमुख उद्देश्य संवैधानिक शासन स्थापित करना है, जो कि सर्वोच्च होता है। केंद्र तथा राज्य दोनों इसके अधीन कार्य करते हैं और इससे विधि का शासन स्थापित होता है। आठवां है आर्थिक संतुलन और विकास। संघवाद का प्रमुख उद्देश्य है दो वित्तीय संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास हो और क्षेत्रीय असमानता कम हो। नौवां है राजनीतिक स्थिरता। केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता है और आंतरिक संघर्षों को नियंत्रित करता है, जिससे राज्य और केंद्र में मनमुटाव या गृह युद्ध की स्थिति न हो। 10वां उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना। संघीय ढांचा का एक प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक न्याय की स्थापना, जिससे राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना एवं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, जिससे समानता के स्तर को बढ़ावा दिया जा सके। 7वां है सहयोगात्मक संघवाद की भावना। संघवाद का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग समन्वय और सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना है, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास संभव हो सके। अब देखते हैं भारत और संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन में पहला संघीय संरचना की अवधारणा, दूसरा है संघीय शक्तियों का विभाजन अनुच्छेद 246 में 70 अनुसूची, इसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में सब विषय शामिल है जो केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है, जिसमें है डाक तार रेलवे परमाणु ऊर्जा के शामिल है। राज्य सूची में टोटल वर्तमान में 61 विषय शामिल, जिसमें पुलिस लोक व्यवस्था संघीय स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य वर्तमान में इसके 61। तीसरा है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तलाक वन श्रम कानून इसमें वर्तमान में 52 अवशिष्ट शक्तियां जो विषय संवर्ती सूची राज्य सूची और संघ सूची में तीनों शामिल नहीं है, वह अवशिष्ट सूची कहलाता है, जिसमें केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार चाहता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, 5वां है वित्तीय शक्तियों का विभाजन और 6वां है आपातकाल परिस्थितियों में शक्ति का संतुलन। आपातकाल स्थिति जैसे कि हम देखते हैं 356, जब आपातकाल की स्थिति आती है तो देश का जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाता है, केंद्र को ही शासन को निर्देश देने का, राज्य को निर्देश देने का अधिकार देने के बाद। अब देखते हैं संघवाद की प्रकृति। तो संघवाद की पहला प्रकृति है संघीय ढांचा, जिसमें संघ सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची शामिल है। दूसरा है मजबूत केंद्र वाला संघवाद। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान निर्माण किया है और इसके जनक है, तो केंद्र को मजबूत बनाए ताकि वो आपातकाल की स्थिति में राज्य एवं देश को अच्छे से संचालन कर सके। तीसरा है प्रकृति में सहकारी संघवाद। ये संस्थाएं केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और मजबूत करती है, जैसे नीति आयोग जीएसटी। चौथा है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। 5वां है एकात्मक झुकाव। केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, इसलिए यह एकात्मक झुकाव मिलता है आपातकाल के समय। 6वां है स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद होते हैं, उसको निपटाने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न मामलों को सुलझाया जाता है। तो निष्कर्ष देखते हैं संघवाद का
भारत का संविधान लचीला है, मजबूत केंद्र वाला है, सहकारी न्याय आनुषंगिक स्वरूप है। यह विविधताओं से भरे देश को एकता, अखंडता एवं संतुलन स्थापित करने के लिए एक संघवाद का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का संविधान होता है, इसलिए हमें भारत का संविधान को सम्मान करना चाहिए। इसी कारण धारा सर जो बहुत सी धारा सर हैं, शासकीय प्राथमिक शाला के जो हेड मास्टर हमारे गाँव के कारण हमें संविधान का बुक दिए। जैसे कि हमने पढ़ा है फर्स्ट में लहर मैंने पढ़ाया भी मनु और कौटिल्य। मनु और कौटिल्य के विचार आप सभी ने हम सब ने लिखा है। मनु और कौटिल्य 4 वर्ण में विभाजित थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो शूद्र को मनु और कौटिल्य मैंने लिखा है, लिखवाया है, आपने लिखा है बाकी में। शूद्र को इनकी दृष्टि से देखता था और कोई अधिकार नहीं था। तो भारत का संविधान आज हमें अधिकार दिया है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के, इसलिए हमें भारत का संविधान का सम्मान करना है। और मैम से भी आग्रह है और दोपहर में मैम को भी बोलेंगे मैम कि प्रत्येक सोमवार को कोई भी विषय को हम पढ़ेंगे, इससे हमें करना है। इसको मैम सारा धन्यवाद मैम। और क्वेश्चन करो, धन्यवाद। क्वेश्चन लिखियो, जल्दी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए जल्दी। और जब यहाँ सेमिनार दोगे फिर भाई को हटा के दिखाएंगे ज्ञान देगा। संघवाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कर्तव्य और अधिकार होते हैं। जो भारत का संविधान यह है उसी संविधान। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली में कौन से देश शामिल है? कौन-कौन से देश शामिल है? संघीय शासन प्रणाली में हमारा भारत भी शामिल है और संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है। कठोर संविधान की यह विशेषता होती है, इसे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। तो भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। स्वतंत्र न्यायपालिका वह है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन न होकर वह स्वतंत्र होता है, जो बिना किसी के दबाव में आए, न केंद्र सरकार